Hello dear students, you're welcome again to the class. Today we will study a chapter from the non-fiction section of 12th English Literature. The title of the chapter is Why the Novel Matters. This is an essay written by D.H. Lawrence. So let's talk about the author first. D.H. Lawrence. His full name was David Herbert Lawrence. He was born in 1885 and died in 1930. He was a famous English novelist and poet. This essay was published after his death in 1936 in the collection called Phoenix. In this particular chapter, he speaks about the superiority of the novel over other fields of study. इस लेख में डी.एच. लॉरेंस कहते हैं कि नोवेल बाकी किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी से, अध्ययन के क्षेत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अच्छा है. To illustrate, he says that people from other fields of study like scientist, parson, philosopher or a poet, all of them fail to understand the importance of life. They all give importance to particular thing, thought or an idea, but only a novelist is the person who gives importance to life. He writes about someone's life. वो कहते हैं कि डी.एच. लॉरेंस कहते हैं कि एक नोवेलिस्ट, एक उपन्यासकार ही वो इंसान है जो जीवन के बारे में लिखता है, जो जीवन का महत्व समझता है. इसके अलावा भले साइंटिस्ट हो यानी वैज्ञानिक हो, पार्सन, पादरी या पुजारी या फिर कोई पोएट हो, ये सब किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी विचार को या किसी पर्टिकुलर विचारधारा को महत्व देते हैं. जीवन के बारे में इनका वो नज़रिया नहीं होता जो एक नोवेलिस्ट यानी एक उपन्यासकार का होता है. तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद उन पॉइंट्स के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे. ऑल राइट, तो ये हैं इस चैप्टर के सभी मेन पॉइंट्स. और जब आप इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो हो सकता है एक दो जगह आपको थोड़ा अटपटा लगे, लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन वो सारे मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पर समरी में इंक्लूड कर दिए हैं, सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ऑल राइट, डी.एच. लॉरेंस इस ऐसे की बिगिनिंग में एक थॉट, कुछ एग्जांपल्स एक्सप्रेस करते हैं और उसके बाद में लगभग यहाँ से इस ऐसे का मेन आइडिया शुरू होता है. तो देखते हैं वो बिगिनिंग में क्या एग्जांपल्स देते हैं, क्या कहते हैं. डी.एच. लॉरेंस कहते हैं कि वी हैव क्यूरियस आइडियाज़ ऑफ आवर सेल्व्स. हम इंसान हमारे जीवन के बारे में बड़े अजीबोगरीब, बड़े दिलचस्प ख्यालात, क्यूरियस आइडियाज़ रखते हैं. जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके अंदर एक स्पिरिट यानी आत्मा है, उसके अंदर एक माइंड है. जनरली हम ऐसा ही सोचते हैं. कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि जैसे एक शराबी शराब की बोतल से शराब को पी लेता है और शराब की बोतल को फेंक देता है, ठीक वैसे ही वो शराब हमारा जीवन है और वो बोतल हमारी बॉडी है. और ईयर्स यानी समय हमारे उस जीवन को, ईयर्स ड्रिंक अप द वाइन एंड थ्रोज द बोतल अवे. कुछ फिलोसोफर्स इस तरह से हमारे जीवन के बारे में हमें पाठ पढ़ाते हैं कि समय हमारे जीवन को पी जाता है, खा जाता है और हमारी बॉडी जो एक बोतल की तरह है, जब इसमें से जीवन ख़त्म हो जाता है तो ये इसका कोई काम नहीं रहता, ये इसको फेंक दिया जाता है. फिर कुछ लैटिन में एक बहुत ही फेमस कहावत है, मेंस साना. ये लैटिन लैंग्वेज की एक कहावत है कि मेंस साना इन कॉर्पोर सानो, जिसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. तो इस तरह के अलग अलग क्यूरियस आइडियाज़ हम सभी इंसान अपने बारे में रखते हैं. डी.एच. लॉरेंस एक नोवेलिस्ट के नज़रिए से इन सभी को जब देखते हैं तो इन सभी चीज़ों को वो फनी सुपरस्टिशन कहते हैं. कहते हैं कि ये बड़े हास्यास्पद अंधविश्वास हैं लोगों के अपने जीवन के बारे में कि बॉडी बोतल है, हमारा लाइफ, हमारा जीवन वो वाइन की तरह है, सब खत्म हो जाता है. वो कहते हैं कि माइंड डायरेक्ट्स पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. इस तरह के जो ख्यालात हैं कि माइंड सुपीरियर है और वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, कंट्रोल करता है.
ऐसे विचार जो कि साइंटिस्ट अगर आप साइंटिस्ट से मिलेंगे तो वो क्या कहेगा कि माइंड ही अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को डायरेक्ट करता है, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंस देता है बॉडी के एक पार्ट को, लाइफ को नहीं। तो इस तरह के थॉट्स को D.H. लॉरेंस कहते हैं कि वो एक फ़नी सुपरस्टिशन है और कुछ नहीं। वो एग्जांपल देते हैं, इस एग्जांपल को समझिएगा, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ इस एग्जांपल के बारे में उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि हैंड, जैसे कि ये हाथ है, एक साइंटिस्ट इस हाथ को अपनी बॉडी का एक पार्ट, एक पीस के रूप में देखता है, लेकिन मैं एक नॉवलिस्ट हूँ और नॉवलिस्ट के नज़रिए से देखूँ तो मेरा हाथ भी अपनी एक अलग ज़िंदगी जी रहा है। ये मेरा हाथ उतना ही जिंदा है, जीवित है, अलाइव है जितना मैं अलाइव हूँ, जितना मैं ज़िंदा हूँ। जितना मैं अपने आप की लाइफ की इम्पोर्टेंस समझता हूँ उतनी ही इम्पोर्टेंस है मेरे हाथ की लाइफ की। कैसे? वो कहते हैं कि हैंड इज़ अलाइव विद अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। जब आप साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो यही कहेगा, एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हाथ को शरीर का एक अंग समझेगा, सब्सिडरी पार्ट समझेगा। लेकिन मैं नॉवलिस्ट हूँ, अगर मेरे नज़रिए से देखूँ तो ये हाथ अपना जीवन जी रहा है, ये अपने आप में एक जीवित प्राणी है, क्योंकि ये हाथ इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे यही मिलता है, लर्न्स कितनी कुछ चीज़ें अपने जीवन में ये हाथ सीखता है, नोज़ कितनी कुछ चीज़ें ये हाथ जानता है, फील्स, और कभी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो इसको जलन होती है, ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो इसी को सबसे पहले पता चलता है टच के थ्रू। तो ये फील भी करता है हाथ, तो अपने आप में ये एक प्राणी की तरह है मेरे नज़रिए में। D.H. लॉरेंस कहते हैं एज अलाइव एज मी, ये हाथ भी उतना ही जिंदा है, उतना ही जीवित है जितना मैं। अब इस थॉट के थ्रू वो क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग है, इस तरह के थॉट हमने कभी पढ़े नहीं है शायद, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक फिलोसोफर, एक पोएट, एक साइंटिस्ट या किसी भी अदर फील्ड ऑफ स्टडी का जो स्पेशलिस्ट होता है वो लाइफ के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको इम्पोर्टेंस देता है, उनको वो लाइफ से अलग समझता है, उनको वो सब्सिडरी समझता है। लेकिन एक नॉवलिस्ट सिर्फ लाइफ को इम्पोर्टेंस देता है, वो हर चीज़ में लाइफ देखता है। एक नॉवलिस्ट जो है उसी का नज़रिया सबसे बेटर होता है, ये वो कहना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वट एवर इज़ मी अलाइव इज़ मी। इसका मतलब ये है कि every part of my body, every part of our body is just as alive as ourselves। हम जितने ज़िंदा हैं, हम अपनी लाइफ को जितनी इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी का हर पार्ट जो अपना एक अलग जीवन जीता है। ये एक नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, यानी टुकड़ों में ना देख के एक इंटीग्रेटेड होल में हम अपने बॉडी को समझें, हम अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दें, किसी चीज़ को, किसी थॉट को, किसी पर्टिकुलर आइडिया को हम इम्पोर्टेंस ज़्यादा ना दें। वो ये कहना चाहते हैं, ये आगे आपको यहाँ पर समझ में आएगा। वो क्या कहते हैं, देखिए कि वट एवर इज़ मी अलाइव इज़ मी, यानी मेरे शरीर का हर हिस्सा, भले वो हैंड हो, हेयर हो, स्किन हो, वेन्स यानी नसें हो, बोन्स यानी हड्डियां हो, ये सभी चीज़ें और पता नहीं कितने बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, यानी बाल भी, ऑल और एज अलाइव एज मी, वो उतने ही जीवित हैं, उसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं जिस तरह से मैं या हम अपना जीवन जी रहे हैं। क्यों कहते हैं वो, देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से वो थॉट, मेन आइडिया जो है इस ऐसे का वो शुरू होता है। वो कहते हैं कि दैट्स व्हाट यू लर्न व्हेन यू आर अ नॉवेलिस्ट। ये जो बातें हैं, इस तरह के थॉट, यानी आप हर एक चीज़ में लाइफ देखते हो, हर एक की चीज़ की लाइफ को आप इम्पोर्टेंस देते हो, किसी भी चीज़ को सब्सिडरी आप नहीं समझते, लाइफ से जुड़ी किसी भी चीज़ को आप सब्सिडरी यानी कम महत्वपूर्ण, इन्फेरियर नहीं समझते। ये कब होता है, यही आप सीखते हैं जब आप एक नॉवेलिस्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है दुनिया का हर आदमी नॉवेलिस्ट हो, यानी ये आप तब सीखते हैं जब आप नॉवेल्स पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उसमें लाइफ के अलावा और कुछ ही नहीं होता, उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। एक नॉवेल क्या है, लाइफ में क्या क्या हो सकता है, वो ठीक है, नॉवेल एक है तो काल्पनिक कहानी, लेकिन है वो लाइफ के बारे में। नॉवेल इज़ अ बुक ऑफ लाइफ, आगे हम पढ़ेंगे। नॉवेल इज़ अ बुक ऑफ लाइफ,
नोवेल ही वो चीज़ है जिसमें लाइफ के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। और किसी भी चीज़ में, आप केमिस्ट्री की बुक उठाइए, आप बायोलॉजी की बुक उठाइए, आप मैथमेटिक्स की बुक उठाइए, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में जाइए, लाइफ के बारे में कुछ नहीं होगा। लाइफ के जो टुकड़े हैं, हिस्से हैं, लाइफ का एक कोई भी मान लो थॉट है, उसके बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन लाइफ के बारे में सिर्फ नोवेल में आपको देखने को मिलता है। पोइट्री की बुक उठा लीजिए, पोइट्री में भी आपको पर्टिकुलर एक आइडिया के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन लाइफ के बारे में नहीं। पूरी लाइफ आपको एक नोवेल में ही देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, अपने क्वेश्चन भी है। देखो, पार्सन, एक पादरी, एक पुजारी जो भी धर्म का उपदेश देता है, वो किसको इंपॉर्टेंस देता है? सोल को, आत्मा को, परमात्मा को, आत्मा परमात्मा के मिलन को, यानी स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है कि बस आध्यात्मिकता ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नोवेलिस्ट, एज अ नोवेलिस्ट, D.H. लॉरेंस कहते हैं कि आध्यात्मिकता ज़रूरी हो सकती है, लेकिन वो जीवन का एक हिस्सा है, वो पूरा जीवन नहीं है। इंसान को उसके लिए ही पूरा जीवन बिता दे, ये सही नहीं है। फिलोसोफर, कोई भी दार्शनिक किसको इम्पोर्टेंस देता है? इन्फिनिटी को, अनंत को, या किसी थॉट को, यानी किसी विचार को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। एक फिलोसोफर जो होता है उसका थॉट ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पोएट, एक पोएट किसको इम्पोर्टेंस देता है? किसी पर्टिकुलर आइडिया को जिसके ऊपर उसने पोएम लिखी है। लेकिन ये सारी चीज़ें जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। साइंटिस्ट किसी ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देगा, एज वी ऑल नो, पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एक साइंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपनी बॉडी को, वो अपनी लाइफ को नहीं, बल्कि लाइफ को बचाने के लिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो अपने शरीर के हिस्सों को अलग अलग रूप में देखता है कि भाई ये हाथ है, ये आँख है, ये नाक है, और उनको वो ठीक करने के लिए ऑब्जेक्ट समझता है। लेकिन एक नोवेलिस्ट ही वो इंसान है, वो एक ऐसा नोवेलिस्ट, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो जीवन के बारे में सोचता है कि जीवन में क्या क्या हो सकता है। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ट्रेमुलेशंस ऑन द ईथर। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, D.H. लॉरेंस कहते हैं कि थॉट्स, वर्ड्स, एस्पिरेशंस, यानी ये जो इन लोगों की चीज़ें हैं, विचार, शब्द या महत्वाकांक्षाएं, जो भी विचार हैं वो, ऑफ पीपल आर जस्ट ट्रेमुलेशंस ऑन द ईथर। इस फ्रेज़ को समझिएगा। ट्रेमुलेशंस का मतलब होता है वाइब्रेशंस, यानी कंपन। और ईथर का वैसे दो अर्थ होते हैं ईथर के, एक तो शून्य और एक आसमान। इसमें आप ऐसा समझ लीजिए, आसमान में हो रहे कंपन, ये जो विचार हैं लोगों के, ये जो शब्द हैं, ये जो कल्पनाएं हैं, ये शून्य में हो रहे कंपन आसमान में हो रहे उन वाइब्रेशंस की तरह हैं जिनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। लाइक रेडियो मैसेजेस को जब हम सुनते हैं, अपनी लाइफ में लेते हैं, तब उनकी कोई इम्पोर्टेंस है। वो उनकी फ्रीक्वेंसीज इस दुनिया में जितनी भी इधर उधर आसमान में घूम रही हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह इन सभी के थॉट्स को, इन सभी के वर्ड्स को, इन सभी के एस्पिरेशंस को जब इंसान अपने लाइफ में इंस्पायर होता है, अपने जीवन में लेता है, तब जाके उसकी कोई वैल्यू बनती है। बाकी अपने आप में वर्ड्स की, थॉट्स की, एस्पिरेशंस की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये सिर्फ एप्रकट चीज़ें हैं, इसीलिए इनको ट्रेमुलेशंस ऑन ईथर कहा है। विदाउट लाइफ, इसका मतलब क्या है? इन सभी चीज़ों को ट्रेमुलेशंस ऑन ईथर का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि विदाउट लाइफ, क्योंकि जीवन के बिना, इंसान के जीवन के बिना, जब तक जीवन में इंसान इनको ग्रहण नहीं करता, रिसीव नहीं करता, तब तक दीज थिंग्स हैव नो मीनिंग, इनका कोई मतलब नहीं है। लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए कहते हैं कि नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट बट लाइफ। जीवन के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवन के अलावा बाकी सारी चीज़ें जीवन का हिस्सा हैं, पूरा जीवन नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि कई बार इंसान किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, पर्टिकुलर आइडिया को, किसी थॉट को ही अपने लाइफ का एक पर्पस बना लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ सब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में होती है। लाइफ फ्रीली जीनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर थॉट को, किसी पर्टिकुलर आइडिया को हमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें नोवेल को पढ़ के ही समझ में आती है। अब देखिए आगे चीज़ें आपको ये समझ में आएंगी कि वो ऐसा D.H. लॉरेंस ऐसा क्यों कहते हैं।
ऑल डेड थिंग्स आर सब्सिडरी टू द लिविंग। जितनी भी डेड थिंग्स या थॉट्स, वर्ड्स, एस्पिरेशंस ऐसे डेड थिंग्स हैं, निर्जीव हैं, अप्रकट हैं, इनमें जीवन थोड़ी है। तो ये सारी डेड थिंग्स सब्सिडरी होती हैं टू द लिविंग, यानी जितनी भी जीवित चीज़ें, जीवित यानी जीवित प्राणी, एक जीवन जिसमें है, उनसे ये सारी चीज़ें सब्सिडरी है, इन्फेरियर है, निम्न है। फॉर दिस रीज़न आई एम अ नॉवेलिस्ट। और इसीलिए नॉवेलिस्ट D.H. लॉरेंस कहते हैं कि इसी वजह से मैं नॉवेलिस्ट हूँ, क्योंकि एक नॉवेलिस्ट लाइफ को इम्पोर्टेंस देता है, वो अपने कैरेक्टर्स की लाइफ को एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में लिखता है, वो जीवन के बारे में जानता है। नोवेल इज़ अ बुक ऑफ लाइफ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस ऐसे की कि नोवेल है ना, क्या है? नोवेल जीवन की किताब है, जीवन के बारे में किताब है। नोवेल इज़ ऑल अबाउट समवंस लाइफ। कैसे? देखो, उसके जस्ट बाद में एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं इसी नज़रिए से देखूं हर किताब को, तो बाइबल जो कि एक धार्मिक किताब है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इट इज़ अ बुक ऑफ गॉड, भगवान की किताब है बाइबल। D.H. लॉरेंस कहते हैं, अपना क्वेश्चन भी है, ध्यान देना, D.H. लॉरेंस कहते हैं कि बाइबल तो एक कंफ्यूज नोवेल है मेरे लिए। और नोवेल कहते हैं बाइबल को, एक उपन्यास कहते हैं। और नोवेल क्या होता है? एक इमेजिनरी स्टोरी, काल्पनिक कहानी। बाइबल को काल्पनिक कहानी कहते हैं। क्यों? उसको कंफ्यूज नोवेल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि D.H. लॉरेंस कहते हैं कि भाई बाइबल में आप पढ़ो, डेविड, जीसस, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एडम, ईव, जैकब, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये सब इंसान ही तो हैं। तो जब इस पूरी की पूरी बाइबल किताब में इंसानों के जीवन में क्या होता है, उन्होंने क्या किया, यही सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये तो एक नोवेल हो गया ना। इट इज़ बुक अबाउट मैन। ये तो इंसान के बारे में लिखी गई किताब हो गई। भगवान के बारे में लिखी हुई किताब कहाँ से हुई? दैट्स वाई D.H. लॉरेंस सेज दैट बाइबल इज़ अ ग्रेट कन्फ्यूज्ड नोवेल। ये बड़ा ही एक उलझन भरा उपन्यास है। आगे कहने का मतलब क्या है? हमारी रामायण हो, महाभारत हो या फिर कुरान हो, इन सब में एक आदमी के जीवन में क्या होता है, यही सब कुछ लिखा हुआ है, और हम इन्हें भगवान की किताब मानते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये भी एक तरह का नोवेल है। D.H. लॉरेंस ऐसा कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये तो भगवान की किताब है, इसमें भगवान के लिखे गए शब्द हैं, जैसे कि प्लाटो ने लिखा सरमन ऑन द माउंट, ये भी एक ईसाई धर्म की किताब है। द 10 कमेंडमेंट्स, जैसे अपनी गीता है, महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा, वैसे ही बाइबल का एक छोटा सा हिस्सा होता है द 10 कमेंडमेंट्स, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट किसी को उपदेश देते हैं, 10 निर्देश देते हैं जीवन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना किताब, इनमें लिखे हुए थॉट्स, भगवान के शब्द, ये सभी इंस्पायर मैन। ये सारी चीज़ें एक इंसान को इंस्पायर करती हैं, बट जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये सब कुछ, इनमें लिखी हुई सारी बातें जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। लोग इन्हीं के आधार पे पूरा जीवन बिता देते हैं। D.H. लॉरेंस कैसे कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ड ऑफ लॉर्ड कहते हैं ना इन किताबों के बारे में कि ये भगवान का शब्द है, भगवान के शब्द हैं। बीइंग मैन अटर्ड, क्योंकि इन शब्दों को बोला किसने है, लिखा किसने है? मैन ने ही। मैन अटर्ड है, इंसान के द्वारा ही बोले गए हैं। इसीलिए ये जो भगवान का शब्द है, भगवान के जो वाणी है, इज़ जस्ट ट्रेमुलेशन ऑन द ईथर। ये भी शून्य में, आसमान में हो रहे एक कंपन, एक वाइब्रेशन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। जब इंसान इसको जीवन में ग्रहण करता है तब इसकी वैल्यू है, इसके अलावा नहीं। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट गुड। क्या कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, जहाँ पर हमें इस चैप्टर का एक वैग्यू आइडिया या कह सकते हैं कंक्रीट आइडिया हमें समझ में आ जाता है। वो क्या कहना चाहते हैं कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट गुड। इस दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह से अच्छी नहीं है, यानी परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्टली गुड कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूटली राइट। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूटली राइट हो। अगर एक केस में कोई चीज़ राइट है तो दूसरे केस में वही चीज़ गलत भी है। जैसे कि हम भी जानते हैं अलग अलग धर्मों में कि एक धर्म में एक चीज़ सही है तो दूसरे धर्म में दूसरी चीज़ गलत है। कल्चर्स में भी डिफरेंट है। हमारे मान लो नॉर्थ इंडिया में मामा की लड़की से शादी करना वो बहन मानी जाती है, लेकिन साउथ इंडिया में जाएंगे तो मामा की लड़की से शादी करते हैं। तो एक केस में एक चीज़ सही है तो दूसरी केस में वही चीज़ गलत है।
देयर इज़ नथिंग एब्सोल्युटली गुड, देयर इज़ नथिंग एब्सोल्युटली राइट, ये डी.एस. लॉरेंस कहते हैं। तो अगर हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से समझना। डी.एस. लॉरेंस कहते हैं कि किसी एक थॉट, किसी एक आइडिया या कोई भी एक पैटर्न, रूप या ढांचे में अगर इंसान अपने आप को ढालने की कोशिश करे जीवन में, ये गलत है। जीवन में कुछ भी हो सकता है। देयर आर सेवरल अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। अगले ही क्षण क्या होगा हमें पता है? नहीं पता। इसीलिए वी शुड नेवर फॉर्म अवर लाइफ, कट अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न। ये इसी चैप्टर की लाइन है। हमें जीवन को किसी पैटर्न, रूप या ढांचे के अनुसार नहीं जीना चाहिए, किसी थॉट पे आधारित होकर हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। ऑल थिंग्स फ्लो एंड चेंज, क्योंकि जीवन में हर चीज़ आगे बढ़ती है और चेंज होती है। एंड इवन चेंज इज़ नॉट एब्सोल्यूट, और जो बदलाव होते रहते हैं ना जीवन में, वो भी एब्सोल्यूट नहीं होते, वो भी परिपूर्ण नहीं होते, वो भी एक तरह से नहीं होते, बदलाव भी अलग अलग तरह से होते हैं। लाइफ हमें यही सिखाती है, नोवेल हमें यही सिखाता है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है। कोई पर्टिकुलर थॉट, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेसिस पे या उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेररिस्ट्स हैं, अब उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, जो भी है वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हैं, तो क्या वो एक लाइफ जीने का तरीका सही है? हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, लाइफ में ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि देयर इज़ नथिंग एब्सोल्युटली गुड और देयर इज़ नथिंग आइडियल इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ यहाँ पर परफेक्ट नहीं है कि हम सोच लें कि बस यही सही है बाकी सब कुछ गलत है, या फिर यही गलत है बाकी सब कुछ सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन चेंज इज़ नॉट एब्सोल्यूट, वी लर्न दिस फ्रॉम नोवेल, और यही चीज़ हमें सीखने को मिलती है नोवेल से। तो ये बात कहने के लिए उन्होंने वो इतनी सारी बातें कही कि भाई लोग अपने बारे में बड़े अलग अलग आइडियाज़ रखते हैं, हाथ को अलग समझते हैं, माइंड को अलग समझते हैं, माइंड सुपीरियर है, हैंड इन्फीरियर है। ऐसे अजीबोगरीब थॉट्स अपने जीवन में वो बनाए रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नथिंग एब्सोल्युटली गुड, देयर इज़ नथिंग एब्सोल्युटली राइट इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए लाइफ को एकदम खुल कर जीना चाहिए। ये क्वेश्चन भी अपना कि लाइफ जीने का मतलब क्या है? लाइफ जीने का मतलब है कि किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग हमें लाइफ नहीं जीनी चाहिए। लाइफ हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में होती है। अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर, यानी इस चैप्टर के एंड में वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जल्दी से पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, देखते वही पॉइंट है। सो ये एंड में, इस चैप्टर के एंड में वो डी.एस. लॉरेंस अपनी थॉट को, अपने इस ऐसे को कंप्लीट करते हुए कहते हैं कि इन ऑल दिस वेल्टर का मतलब है कन्फ्यूजन। ये सारी जो कन्फ्यूजन है कि क्या सही है क्या गलत है, इस पूरी कन्फ्यूजन में वी नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइड। जब इंसान जीवन में कन्फ्यूज हो जाता है कि अब वो किसको इंपॉर्टेंस दे, क्या करे क्या नहीं करे, इस पूरी कन्फ्यूजन में, इस पूरे झमेले में हम सभी को एक तरह का गाइड चाहिए होता है। यानी एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसको पढ़ के हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और डी.एच. लॉरेंस ये कहते हैं, नोवेल कैन हेल्प अस इन आवर लाइफ, कि नोवेल एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ के हम अपने जीवन में गाइडेंस ले सकते हैं कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर कुछ भी गलत सलत हो गया है, जो हमें गलत लग रहा है, ऐसा होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट द कंप्लीट लाइफ। ओके, बाय रीडिंग नोवेल पढ़कर यू कैन डेवलप एन इंस्टिंक्ट, आप एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसी इंस्टिंक्ट डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं फॉर लाइफ, जीवन के लिए, जो आपको आगे बढ़ने में, जीवन को समझने में मदद करेगी। इंस्टीड ऑफ राइट और रॉन्ग, सही या गलत के बीच के झमेले में पढ़ने के बजाय आपको एक नोवेल अच्छी तरह से गाइड करेगा कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, थॉट और समथिंग। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लिविंग फ्रीली विदाउट कटिंग आवर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू पैटर्न। जैसे कि हमारी आज की खुशी है, इसी चैप्टर का एग्जाम्पल है कि आवर ये का मतलब है खुशी, आवर जॉय, आवर ये ऑफ टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर ये ऑफ येस्टरडे। हमारी आज की खुशी हमारी कल की खुशी से अलग है। आवर टीयर्स ऑफ टुमारो विल बी डिफरेंट फ्रॉम आवर टीयर्स ऑफ टुडे और ईयर अगो। हमारे जो आने वाले समय में दुख होंगे जीवन में, वो आज के दुख या पीछे हमारी लाइफ के पास्ट के दुखों से अलग है।
इसी तरह से लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं और उस चेंज को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें एक नोवेल को पढ़ के ही समझ में आ सकती हैं। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि वाई द नोवेल मैटर्स, कि नोवेल इतना ज़रूरी क्यों है जीवन में पढ़ना। इंसान भले कुछ भी करे लेकिन नोवेल ज़रूर पढ़ना चाहिए, ऐसा D.S. लॉरेंस क्यों कहते हैं। आपको ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप कोई ना कोई एक नोवेल को अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे कि लिटरेचर के बच्चे हैं तो एक 11th में भी उन्होंने नोवेल पढ़ा द गाइड, तो उसमें आपने देखा कि लाइफ में क्या क्या हो सकता है, और जितने ज़्यादा इंसान नोवेल लाइफ में पढ़ता है उससे उसको लाइफ के बारे में एक आइडिया आता है कि भाई लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और हर चीज़ को एक्सेप्ट करने का उसको एक इंस्टिंक्ट मिल जाता है। ऑलराइट, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स। And as you are a student of literature, I don't think you need a word-to-word explanation. Still, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि whatever is me alive is me का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि लॉरेंस नॉवेलिस्ट होने की वजह से अपने बॉडी के हर पार्ट में लाइफ देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि लॉरेंस के लिए जीने का एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो लॉरेंस के लिए जीने का मतलब है बिना किसी पैटर्न या आइडियोलॉजी को फॉलो किए बिना फ्रीली स्पॉन्टेनियसली जीना और चेंजेस को एक्सपीरियंस करते रहना। थर्ड क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया का। तो इस ऐसे का सेंट्रल आइडिया ये है कि नोवेल लिखना और पढ़ना बाकी किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी से अच्छा है, और एक नोवेलिस्ट ही इंसानों की लाइफ के बारे में लिखता है, उसे इम्पोर्टेंस देता है। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रेमुलेशंस का कंसेप्ट ऑथर ने क्यों यूज़ किया है। तो आइडियाज़, थॉट्स, एस्पिरेशंस और वर्ड्स को ऑथर ने ट्रेमुलेशन कहा है क्योंकि उनकी कोई एग्जिस्टेंस तब तक नहीं होती जब तक लाइफ में उनको कोई ना अपना ले। फिफ्थ क्वेश्चन है कि नॉवेलिस्ट बाकी सभी से, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, स्टूपिड पर्सन से अलग क्यों है। तो वो अलग इसलिए है क्योंकि नॉवेलिस्ट हमेशा लाइफ को इम्पोर्टेंस देता है, फिलोसोफर थॉट को, साइंटिस्ट ऑब्जेक्ट को, और स्टूपिड पर्सन किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि बाइबल के बारे में लॉरेंस का क्या आइडिया है। तो लॉरेंस कहते हैं कि ये एक ग्रेट कन्फ्यूज नोवेल है क्योंकि उन्हें लगता है ये एक इंसान के जीवन पर लिखी गई किताब है, और लोग कहते हैं ये भगवान की किताब है। सेवेंथ क्वेश्चन है कि लाइफ और फिक्शन में क्या सिमिलैरिटी है। तो लाइफ और फिक्शन दोनों ही इंसान से संबंधित हैं और दोनों ही चेंजेस से होकर गुजरते हैं। फिक्शन में कैरेक्टर्स भी और लाइफ में ह्यूमंस भी। फिर अगले क्वेश्चन में नोवेल की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे नोवेल एक बुक ऑफ लाइफ है, सेकंड इंसान से संबंधित है, थर्ड इसमें चेंजेस होते रहते हैं, फोर्थ कैरेक्टर्स बिना कोई पैटर्न फॉलो किए जीते हैं, फिफ्थ नोवेल में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स और चेंजेस होते हैं जो इसको जीवन से जोड़ते हैं, सिक्स्थ नोवेल इंसान को जीवन में गाइड करता है, उसको एक नज़रिया बनाने में मदद करता है। फिर लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन है कि लॉरेंस के अकॉर्डिंग नोवेल एक बुक ऑफ लाइफ कैसे है, जीवन की किताब कैसे है। तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, जीवन की किताब इसलिए है क्योंकि ये इंसान के जीवन के बारे में है। इसमें इंसान के जीवन में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में इसमें लिखा जाता है, और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं नोवेल के वो स्पॉन्टेनियसली और फ्रीली जीते हैं। एक उपन्यास भले ही कल्पना से लिखा जाता हो, लेकिन इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम रियल लाइफ को पढ़ रहे हैं किसी की। सो नोवेल पढ़ के इंसान को जीवन देखने का एक अलग नज़रिया मिलता है। अगले क्वेश्चन में हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि ऑल थिंग्स फ्लो एंड चेंज एंड इवन चेंज इज़ नॉट एब्सोल्यूट। तो इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल सा है कि ज़िंदगी में हर चीज़ बदलती रहती है, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग रैंडमली। जीवन में ना तो कोई चीज़ पूरी तरह से अच्छी होती है और ना ही कोई चीज़ पूरी तरह से सही होती है। हर चीज़ दुनिया में बदलती रहती है, और वो बदलाव भी एक तरह से नहीं, अलग अलग तरह से होते हैं, और बदलाव होते रहना ही इस प्रकृति की विशेषता है, हमारे जीवन की विशेषता है, और नोवेल की भी विशेषता है। और नोवेल पढ़ने से हमें यही सीखने को मिलता है। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।